यूजीसी नेट के पेपर 1 सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। इसके 100 MCQs पहले किए जा चुके हैं, अब बाकी के 100 करेंगे। तो पहला है, संप्रेषण प्रक्रिया में कॉन्टेक्स्ट का महत्व क्या है? यह श्रोताओं की संख्या बताता है, यह वातावरण और परिस्थिति स्पष्ट करता है, यह माध्यम चुनता है, या यह फीडबैक रोकता है। तो यह वातावरण और परिस्थिति स्पष्ट करता है। संचार में सेमेंटिक नॉइज का क्या अर्थ है? शारीरिक शोर, भाषाई भ्रम, वातावरण का शोर या विद्युत विघ्न? तो भाषाई भ्रम। निम्न में से कौन असमकालिक संप्रेषण का उदाहरण? वीडियो कॉन्फ्रेंस, फेस टू फेस मीटिंग, ईमेल या फोन कॉल? तो ईमेल। क्लासरूम में फीडबैक मिलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? छात्रों को नोट्स देना, कक्षा के अंत में प्रश्न पूछना, छात्रों को मौन रहने के लिए कहना या केवल व्याख्यान देना? तो कक्षा के अंत में प्रश्न पूछना। संप्रेषण में रेड्यून्डेंसी का क्या अर्थ है? संदेश की दोहराव, संदेश की कमी, श्रोताओं की अनुपस्थिति या भाषा की समझ? तो संदेश का दोहराव। प्रभावी संप्रेषण सदैव होता है एक तरफा, बिना फीडबैक का, पारस्परिक या औपचारिक? तो पारस्परिक होता है। वाक्य संचार अपरिवर्तनीय है का क्या अर्थ है? उसे बदला नहीं जा सकता, वह गलत है, वह लिखा नहीं जा सकता, या वह मौन होना चाहिए, तो उसे बदला नहीं जा सकता। प्रभावी संप्रेषण में क्या नहीं होता? स्पष्टता, गलतफहमी, प्रतिक्रिया या सहभागिता? तो गलतफहमी नहीं होती है। मौखिक संप्रेषण में क्या उपयोगी होता है? संकेतों, शब्दों, मुद्राओं या रंगों? तो शब्द। समान स्तर के सहकर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है? उर्दू संप्रेषण, अधो संप्रेषण, समदिश संप्रेषण या औपचारिक संप्रेषण? तो समदिश संप्रेषण। निम्न में से कौन फीडबैक का प्रकार नहीं है? इमीडिएट, डिलेड, कंस्ट्रक्टिव या पैसिव वॉइस? तो पैसिव वॉइस जो है वो फीडबैक का प्रकार नहीं है। संचार रणनीति किसमें सहायक होती है? संवाद रोकने में, शोर बढ़ाने में, उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण में या केवल मौन बनाए रखने में? तो उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण में। पैरा भाषा यानी पैरा लैंग्वेज से क्या आशय है? भाषा की व्याकरण, शब्दों का अर्थ, स्वर, गति और ध्वनि या अनुवाद? तो स्वर, गति और ध्वनि। लिखित संप्रेषण किसमें अधिक होता है? तात्कालिक, प्रभावहीन, प्रमाणित या व्यक्तिगत? तो प्रमाणित होता है अधिक। लिखित संप्रेषण ज्यादा प्रमाणित होता है। शिक्षण में फीडबैक का क्या उदाहरण है? शिक्षक का व्याख्यान, छात्र का प्रश्न पूछना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना या परीक्षा लेना? तो छात्र का प्रश्न पूछना। प्रभावी संदेश रचना में क्या शामिल है? अस्पष्टता, सटीकता और स्पष्टता, शोर या कठिन शब्दावली? तो सटीकता और स्पष्टता। व्याख्यान विधि में फीडबैक सामान्यतः क्या होता है? तुरंत, विलंबित, मौखिक या नहीं होता? तो विलंबित होता है व्याख्यान विधि में। संचार पक्षपाती बन जाता है जब सभी को समान अवसर मिले, निजी दृष्टिकोण हावी हो, फीडबैक लिया जाए या खुला संवाद हो? तो निजी दृष्टिकोण हावी हो। सबसे अच्छी कम्युनिकेशन पॉलिसी में क्या होना चाहिए? एक तरफा आदेश, संवाद और पारदर्शिता, तकनीकी नियंत्रण या मौन संप्रेषण? तो संवाद और पारदर्शिता। यदि एक छात्र व्याख्यान के दौरान सिर हिलाता है तो यह क्या है? मौखिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, फीडबैक या शोर? तो फीडबैक। डिकोडिंग कौन करता है? प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता या चैनल? तो प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करता है। नॉइज क्या है? सहायक तत्व, बाधा, प्रतिक्रिया या माध्यम? तो नॉइज एक बाधा है। यदि संप्रेषण में यह हो तो वह प्रभावहीन कहलाता है। संदेश अस्पष्ट हो, फीडबैक मिले, श्रोता प्रतिक्रिया दें या चर्चा हो? तो संदेश अस्पष्ट हो। संचार में डिकोडर कौन होता है? प्रेषक, श्रोता, संदेश या चैनल? तो श्रोता डिकोडर होता है। द्विपक्षीय संप्रेषण में क्या सुनिश्चित होता है? द्विपक्षीय संप्रेषण से क्या सुनिश्चित होता है? आदेश, संवाद और समझ, केवल मौन या भ्रम? तो संवाद और समझ।
यदि संदेश को प्राप्तकर्ता अलग तरीके से समझे तो क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण, शोर, स्पष्टता या फीडबैक? तो शोर होता है, यानी कि जिस तरीके से भेजा गया उसी तरह से उसको समझना चाहिए। संप्रेषण सबसे प्रभावी होता है जब वह होता है एक तरफा, आदेशात्मक, सहभागितापूर्ण या लंबे व्याख्यान वाला। तो सहभागितापूर्ण। निम्न में से कौन यांत्रिक संप्रेषण का रूप है? टेलीफोन, फेस टू फेस टॉक, ग्रुप डिस्कशन या लेक्चर? तो टेलीफोन। दृश्य सामग्री संप्रेषण में सहायता करती है क्योंकि वे ध्यान भटकाती है, वे समझ को बढ़ाती है, वे शोर पैदा करती है या वे फीडबैक रोकती है। तो वे समझ को बढ़ाती है। इनमें से कौन अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? टोन ऑफ वॉइस, पोस्चर, जेस्चर या लेटर? तो लेटर जो है वो अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। कक्षा का वातावरण संप्रेषण को कैसे प्रभावित करता है? केवल शिक्षक पर निर्भर होता है, समझ और भागीदारी को प्रभावित करता है, पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता बढ़ाता है या व्याख्यान छोटा करता है? तो समझ और भागीदारी को प्रभावित करता है। भावनात्मक असंतुलन के कारण संप्रेषण विकृत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेमेंटिक नॉइज, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल नॉइज या फीडबैक फेलियर? तो साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। फीडबैक किस में मदद करता है? श्रोताओं को भ्रमित करने में, संप्रेषण को समापन करने में, संप्रेषण की सफलता की जांच में या प्रेषक को चुप करने में? तो संप्रेषण की सफलता की जांच में। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में मुख्य अंतर क्या है? भाषा, विषय, संरचना या लंबाई? तो संरचना। शिक्षण में संप्रेषण प्रभावी बनता है यदि वह हो एक तरफा और निर्देशात्मक, दो तरफा और संवादात्मक, मौन और संकेतों द्वारा, केवल टेक्स्ट बुक पर आधारित। तो दो तरफा और संवादात्मक। संप्रेषण को क्या माना जाता है? लीनियर प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस या स्टैटिक प्रोसेस? तो कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। अमौखिक संप्रेषण अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि इसे समझना कठिन है, यह स्पष्ट नहीं होता, यह तुरंत प्रभाव डालता है या यह लंबे समय तक चलता है? तो यह तुरंत प्रभाव डालता है। संप्रेषण की विफलता को कैसे रोका जा सकता है? फीडबैक से बचकर, स्पष्ट और सटीक संदेश देकर, अधिक शोर उत्पन्न करके या मौन रहकर? तो स्पष्ट और सटीक संदेश देकर। कक्षा में आईसीटी का प्रयोग किसे बढ़ावा देता है? शोर, संवादात्मक शिक्षा, निष्क्रियता या केवल रटने को? तो संवादात्मक शिक्षा को। ट्रांजैक्शनल मॉडल किस पर आधारित होता है या किस पर केंद्रित होता है? केवल संदेश भेजना, मौन संप्रेषण, दो तरफा संप्रेषण या मशीन आधारित संप्रेषण? तो दो तरफा संप्रेषण होता है। फीडबैक संप्रेषण को कैसे सुधारता है? संदेश रोककर, प्रतिक्रिया द्वारा स्पष्टता बढ़ाकर, श्रोताओं को मौन कर रखकर या व्याख्यान छोटा करके? तो प्रतिक्रिया द्वारा स्पष्टता बढ़ाकर। प्रभावी कक्षा संप्रेषण किसे बढ़ावा देता है? रटंत ज्ञान, संवाद और समझ, केवल शिक्षक का बोलना या केवल तकनीकी ज्ञान? तो संवाद और समझ। द्विपक्षीय संप्रेषण कहाँ आवश्यक है? समाचार पत्र, भाषण, कक्षा शिक्षण या विज्ञापन? तो कक्षा शिक्षण में आवश्यक है। अधो संप्रेषण सामान्यतः किससे प्रभावित होता है? छात्र से शिक्षक, समान स्तर से उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी या मित्र से मित्र? तो उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी। कक्षा में छात्रों की समझ को जांचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? होमवर्क देना, टेस्ट लेना, प्रश्न पूछना या नोट्स लिखवाना? तो प्रश्न पूछना। काइनेसिक्स किससे संबंधित है? स्वर, हाव भाव और चाल ढाल, शब्द या शोर? तो हाव भाव और चाल ढाल। शिक्षकों को आईसीटी का प्रयोग क्यों करना चाहिए? यह दिखने में अच्छा लगता है, यह छात्रों को प्रभावित करता है, या यह समझ और भागीदारी को बढ़ाता है, या यह परीक्षा आसान करता है? तो यह समझ और भागीदारी को बढ़ाता है। संचार में डिकोडिंग की विफलता का परिणाम क्या होता है? बेहतर समझ, फीडबैक, अर्थ की हानि या स्पष्टता? तो अर्थ की हानि। फीडबैक लूप किसमें सहायक होता है? दोहराव में, सुधार में, शोर बढ़ाने में या मौन में? तो सुधार में। शिक्षण में संप्रेषण किसके बिना अधूरा होता है? व्याख्यान, फीडबैक, पाठ्य पुस्तक या परीक्षा? तो फीडबैक।
प्रभावी संप्रेषण में क्या शामिल होता है? एक तरफा व्याख्यान, छात्रों को बोलने से रोकना, स्पष्ट उद्देश्य और सहभागिता, या केवल मौन संकेत? तो स्पष्ट उद्देश्य और सहभागिता। आईसीटी के प्रयोग से शिक्षक को क्या लाभ होता है? विषय कठिन हो जाता है, कक्षा नियंत्रण कठिन हो जाता है, प्रस्तुति अधिक प्रभावी होती है, या छात्र मौन हो जाते हैं? तो प्रस्तुति अधिक प्रभावी होती है। संचार किसका मुख्य आधार है? बहस, प्रशासन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, या परीक्षा में उत्तीर्ण होना? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। संप्रेषण का सबसे सामान्य माध्यम कौन सा है? संकेत, शब्द, दृश्य, या चार्ट? तो शब्द है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का कार्य नहीं है? सूचना देना, प्रेरित करना, नियंत्रित करना, या भ्रम बढ़ाना? तो भ्रम बढ़ाना। मौखिक संप्रेषण कब बेहतर होता है? तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए, दस्तावेजीकरण करना हो, रिकॉर्ड रखना हो, या स्थायित्व चाहिए? तो अगर तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए तो मौखिक संप्रेषण बेस्ट होता है। रिसीवर की भूमिका क्या है? संदेश भेजना, चैनल चुनना, संदेश समझना और फीडबैक देना, या शोर उत्पन्न करना? तो संदेश समझना और फीडबैक देना। अच्छा संप्रेषण किससे बचता है? श्रोताओं को शामिल करने से, दो तरफा संवाद से, अस्पष्टता से, या फीडबैक से? तो अस्पष्टता से बचता है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में होता है? संप्रेषण के माध्यम के रूप में, केवल सजावट, या फीडबैक देने हेतु, या शोर रोकने हेतु? तो संप्रेषण का माध्यम। संचार में दृश्य सामग्री का क्या उद्देश्य है? श्रोताओं को डराना, विषय को जटिल बनाना, समझ को बढ़ाना, या पढ़ाई को बंद करना? तो समझ को बढ़ाना। अर्थगत अवरोध क्यों होता है? भाषा की अस्पष्टता, शारीरिक शोर, खराब नेटवर्क, या भावनात्मक तनाव? तो भाषा की अस्पष्टता। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसा होता है? दो व्यक्तियों के बीच, स्वयं से, बड़ी भीड़ में, या टेलीविजन पर? तो दो व्यक्तियों के बीच होता है। बिना शब्दों के संप्रेषण को क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैकेनिकल कम्युनिकेशन, या अपवर्ड कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। संदेश को सही समझने के लिए प्राप्तकर्ता को चाहिए कि वह बिना ध्यान के सुने, शोर मचाए, सक्रिय श्रवण करे, या सवाल न पूछे? तो सक्रिय श्रवण करे। मौखिक संप्रेषण प्रभावी होता है जब स्पष्ट उच्चारण हो, तकनीकी शब्द हो, संदेश बहुत लंबा हो, या श्रोताओं को मौन रखा जाए? तो स्पष्ट उच्चारण हो। शिक्षण में पावर पॉइंट का प्रयोग किसका उदाहरण है? पारंपरिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण, आईसीटी आधारित संप्रेषण, या मौन संप्रेषण? तो आईसीटी आधारित संप्रेषण। शिक्षक संप्रेषण अवरोधों को कैसे घटा सकता है? कठोर भाषा का प्रयोग करके, छात्रों को दबाकर, संवाद और स्पष्टता से, या केवल पढ़कर? तो संवाद और स्पष्टता से। लिखित संप्रेषण कब उपयुक्त नहीं होता? दस्तावेज की आवश्यकता हो, तत्काल उत्तर चाहिए, रिकॉर्डिंग आवश्यक हो, या भविष्य के संदर्भ के लिए? तो तत्काल उत्तर चाहिए, तब लिखित संप्रेषण उपयुक्त नहीं होता। संचार का कौन सा तत्व सहभागिता सुनिश्चित करता है? मीडियम, नॉइज, फीडबैक, या एनकोडिंग? तो फीडबैक। प्रभावी कक्षा संप्रेषण किस पे निर्भर करता है? तकनीकी उपकरणों पर, छात्रों की संख्या पर, शिक्षक की संप्रेषण क्षमता पर, या पाठ्यपुस्तक पर? तो शिक्षक की संप्रेषण क्षमता पर। समदिश संप्रेषण किसके बीच होता है? वरिष्ठ और कनिष्ठ, समान स्तर के लोग, ग्राहक और विक्रेता, या छात्र और अभिभावक? तो समान स्तर के लोग। आमने सामने संप्रेषण होता है, कोई फीडबैक नहीं, केवल एक बोलता है, दोनों पक्षों में संवाद, या धीमी प्रतिक्रिया? तो दोनों पक्षों में संवाद। संचार दक्षता का क्या अर्थ है? तेज बोलना, अधिक लिखना, प्रभावी संप्रेषण कौशल, या मौन रहना? तो प्रभावी संप्रेषण कौशल। कक्षा का मौन संकेत कर सकता है भागीदारी, समझ, संकोच, या उत्साह? तो संकोच। संचार में संदेश का स्रोत क्या कहलाता है? चैनल, रिसीवर, मीडियम, या सेंडर? तो सेंडर कहलाता है। निम्न में से कौन कक्षा संप्रेषण का प्रकार नहीं है? वन वे, टू वे, पैसिव लिसनिंग, या मास मीडिया? तो मास मीडिया नहीं।
संचार सबसे प्रभावी कब होता है? जब श्रोताओं को मौन रखा जाए, या जब प्रेषक ही बोले, जब सहभागिता हो, या जब जटिल शब्दों का प्रयोग हो। तो जब सहभागिता हो। प्रभावी शिक्षक संप्रेषण में क्या शामिल है? अस्पष्ट निर्देश, संवादात्मक शैली, एक तरफा उपदेश, या केवल मौखिक जानकारी। तो संवादात्मक शैली। आईसीटी आधारित संप्रेषण किसमें सहायक होता है? भ्रम फैलाने में, निष्क्रियता बढ़ाने में, शिक्षक को रोचक बनाने में, या फिर शोर बढ़ाने में। तो शिक्षण को रोचक बनाने में। शिक्षण में फीडबैक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समय की बचत, सीखने की पुष्टि, शिक्षक को रोकना, या शोर पैदा करना। तो सीखने की पुष्टि। अमौखिक फीडबैक में क्या शामिल है? प्रश्न पूछना, सिर हिलाना, लिखना, या बोलना। तो सिर हिलाना। संचार व्यक्तिगत बनता है जब उसमें तकनीकी भाषा हो, वह औपचारिक हो, दो व्यक्तियों के बीच हो, या वह समूह में हो। तो जब दो व्यक्तियों के बीच हो। संदेश को कौन डिकोड करता है? सेंडर, चैनल, रिसीवर, या फीडबैक। तो रिसीवर डिकोड करता है। शोर को कैसे कम किया जा सकता है? अस्पष्ट संदेश भेजकर, उपयुक्त माध्यम चुनकर, अधिक बोलकर, या भाषा बदलकर। तो उपयुक्त माध्यम चुनकर। एसएमसीआर मॉडल किसे स्पष्ट करता है? सूचना का स्रोत, संदेश का प्रवाह, संप्रेषण की प्रक्रिया, या केवल प्रेषक की भूमिका। तो संप्रेषण की प्रक्रिया। जब फीडबैक नहीं होता तो वह संप्रेषण होता है प्रभावी, अधूरा, पारदर्शी, या विस्तृत। तो अधूरा होता है। संप्रेषण दक्षता के लिए क्या आवश्यक है? केवल तकनीक, मौन और स्थिरता, स्पष्टता, सहानुभूति और सक्रियता, या जटिल शब्द। तो स्पष्टता, सहानुभूति और सक्रियता। ग्रेप वाइन संप्रेषण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मुख्यालयों, विद्यालयों में, औपचारिक संगठनों में, अनौपचारिक संगठनों में, या कानूनी प्रक्रियाओं में। तो अनौपचारिक संगठनों में। कक्षा का शोर होता है प्रेरणा, फीडबैक, बाधा, या माध्यम। तो बाधा होता है। संचार में स्पष्टता सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? लंबा व्याख्यान देना, तकनीकी भाषा का प्रयोग, सरल और स्पष्ट भाषा, या मौन रहना। तो सरल और स्पष्ट भाषा। संचार में एनकोडिंग का क्या कार्य है? फीडबैक देना, श्रोताओं को चुनना, विचारों को प्रतीकों में बदलना, या शोर उत्पन्न करना। तो विचारों को प्रतीकों में बदलना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है दो व्यक्तियों के बीच, किसी संगठन में, स्वयं व्यक्ति के भीतर, या समूह में। तो स्वयं व्यक्ति के भीतर। संचार गतिशील है का क्या होता है? यह स्थिर होता है, यह निरंतर बदलता है, यह एक तरफा होता है, या यह मौन रहता है। तो यह निरंतर बदलता रहता है। डाउनवर्ड संप्रेषण में सामान्यतः क्या कमी होती है? आदेश, स्पष्टता, फीडबैक, या सूचना। तो फीडबैक की कमी होती है। बहुत अधिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग क्या उत्पन्न करता है? स्पष्टता, उत्साह, अर्थगत अवरोध, या फीडबैक। तो अर्थगत अवरोध। प्रभावी संप्रेषण को किससे मापा जाता है? शब्दों की संख्या, संदेश की लंबाई, प्राप्तकर्ता की समझ, या शिक्षक की योग्यता। तो प्राप्तकर्ता की समझ। कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब केवल शिक्षक बोले, छात्र केवल सुनते हैं, छात्र प्रतिक्रिया दें, या विषय कठिन हो। तो छात्र प्रतिक्रिया दें। निम्न में से कौन औपचारिक संप्रेषण है? दोस्त की बातचीत, ऑफिस ज्ञापन, पारिवारिक चर्चा, या व्हाट्सएप चैट। तो ऑफिस ज्ञापन। संचार में आंखों से संपर्क दर्शाता है डर, आत्मविश्वास, चुप्पी, या असहमति। तो आत्मविश्वास को दर्शाता है। सभी संप्रेषण का अंतिम उद्देश्य क्या है? सूचना देना, आदेश देना, समझ बनाना, या दंडित करना। तो समझ बनाना। तो यहाँ हमारे 200 MCQs कंप्लीट होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।